बचपन में कभी ना कभी हमारे मन में ये मासूम सा सवाल तो जरूर आया होगा, है ना, कि जब देश में गरीबी है और सरकार के पास ही नोट छापने की मशीन है, तो वो खूब सारा पैसा छापकर देश की सारी गरीबी एक झटके में खत्म क्यों नहीं कर देती। सुनने में तो ये आइडिया एकदम जादुई लगता है, लेकिन असली अर्थशास्त्र की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। चलिए आज इसी भ्रम को तोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो देश के खजाने को असीमित नोट छापने से रोकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकता। देखिए, अगर कोई आम इंसान अपने घर में नकली नोट छापे तो उसे सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी, लेकिन जो संस्था असल में देश का पैसा बनाती है, क्या वो पूरी तरह से आजाद है? बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि देश की आधिकारिक मुद्रा छापने वाले आरबीआई को भी बेहद सख्त और कड़े नियमों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। उनके पास भी असीमित धन छापने की कोई जादुई छड़ी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले जरा आरबीआई के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1949 में जाकर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तब से लेकर आज तक वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में यही वो संस्था है जो देश की मौद्रिक स्थिरता को मजबूती से संभाल रही है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत में पैसे बनाने की जिम्मेदारी किसी एक के पास नहीं है, बल्कि ये बटी हुई है। कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सारे सिक्कों को ढालने का काम सीधे तौर पर भारत सरकार के हाथ में होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कागज के करेंसी नोटों की छपाई और उन्हें पूरे देश में सप्लाई करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। हमारी मौद्रिक नीति वाकई बहुत सुव्यवस्थित है। तो ये नोट आखिर छपते कहाँ हैं? पूरे भारत में सिर्फ 4 आधिकारिक प्रिंटिंग प्रेस हैं। मध्य प्रदेश के देवास और महाराष्ट्र के नासिक वाली प्रेस को भारत सरकार कंट्रोल करती है, जबकि पश्चिम बंगाल के सालबोनी और कर्नाटक के मैसूर की प्रेस सीधे आरबीआई के अंडर आती हैं। और हाँ, ये छपाई कोई रैंडम तरीके से नहीं होती। हर साल की शुरुआत में बाकायदा डेटा एनालाइज किया जाता है कि बाजार में कितने नोट चल रहे हैं, कितने खराब नोट नष्ट किए गए, और फिर वित्त मंत्रालय से बातचीत करके ही तय होता है कि नए साल में कितने नोट छापे जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पहले सुनहरे नियम की, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम को समझते हैं। ये सिस्टम काम कैसे करता है? नियम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। आरबीआई को हर वक्त अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रिजर्व में रखनी ही होती है। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का शुद्ध सोना होना चाहिए और बाकी 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में। इस ठोस संपत्ति को अपने खजाने में सुरक्षित रखने के बाद ही आरबीआई नए नोट छाप सकता है। मतलब हवा में से पैसा नहीं बनाया जा सकता। हर नोट के पीछे एक असली ठोस वैल्यू का होना बिल्कुल अनिवार्य है। और इस ठोस वैल्यू का सबसे बड़ा सबूत तो हम सबकी जेब में ही रखा है। कभी किसी नोट को ध्यान से देखिए, उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन के साथ एक प्रतिज्ञा लिखी होती है। मैं धारक को अमुक रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ये कोई मामूली सी लाइन नहीं है। ये देश के हर नागरिक को दी गई एक गारंटी है कि इस कागज के टुकड़े के बराबर की असली कीमत आरबीआई के पास बिल्कुल सुरक्षित है। चाहे देश में कोई भी संकट आ जाए, कोई आपदा आ जाए, ये प्रॉमिसरी नोट इस बात की पक्की गारंटी है कि आरबीआई अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आरबीआई इस नियम को तोड़ दे? मान लीजिए बिना सोने या रिजर्व के ही धड़ाधड़ नोट छाप दिए जाएं। इसका सबसे पहला और भयानक असर ये होगा कि ग्लोबल मार्केट में हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू औंधे मुंह गिर जाएगी। दुनिया भर के बाजारों को जैसे ही पता चलेगा कि इन नोटों के पीछे कोई असली संपत्ति है ही नहीं, तो हमारी करेंसी पर से उनका भरोसा पल भर में उड़ जाएगा। और जब किसी मुद्रा पर से विश्वास उड़ जाता है तो देश की पूरी आर्थिक नींव डगमगा जाती है। इसका एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है वेनेजुएला का संकट। अपनी भारी आर्थिक समस्याओं को सुधारने के चक्कर में वेनेजुएला की सरकार ने एक शॉर्टकट लिया और अपनी असली संपत्तियों की वैल्यू से कई ज्यादा पैसा छाप दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां बाजार में 1 लाख के मूल्य वर्ग वाले नोट तक उतारने पड़े। लेकिन दुख की बात देखिए, इतनी बड़ी संख्या छपने के बावजूद उन नोटों का आंतरिक मूल्य गिरकर लगभग शून्य हो गया। कागज के उन बड़े बड़े नोटों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू की तरफ, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का जाल, मांग और आपूर्ति की लड़ाई।
इस पूरी पहेली के बीचों बीच एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये लोगों की चीजें और सेवाएं खरीदने की आर्थिक क्षमता है। जब बाजार में ज्यादा नोट छापे जाते हैं तो जाहिर है लोगों के हाथों में ज्यादा कैश पहुंचता है और उनकी खरीदने की ताकत बढ़ जाती है। बस यहीं से उपभोक्ता का व्यवहार और बाजार की पूरी गतिशीलता पलटना शुरू हो जाती है। चलिए इस पूरी चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कदम 1, बेतहाशा छपाई से धन की आपूर्ति एकदम से बढ़ जाती है। कदम 2, इसके चलते लोगों की परचेजिंग पावर में भारी उछाल आता है। कदम 3, अब सबके पास खूब पैसा है और सब सामान खरीदना चाहते हैं तो अचानक मांग आपूर्ति से बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भाई फैक्ट्रियां तो रातों रात अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकती ना। और फाइनली कदम 4, मांग और आपूर्ति के इस भारी अंतर को पाटने के लिए चीजों के दाम रॉकेट की तरह आसमान छूने लगते हैं। इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, जहां रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें भी आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। और अब बात करते हैं एक दुखद वास्तविकता की, जब असीमित पैसे की कल्पना सच हो जाती है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। 1990 के दशक में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपनी लंबी आर्थिक परेशानियों को सुलझाने के लिए वहां की सरकार ने एक आत्मघाती कदम उठाया। बाजार में असीमित नोट छापना शुरू कर दिया। लगातार और बेतहाशा छपाई का नतीजा ये हुआ कि देश नॉर्मल इन्फ्लेशन से निकलकर हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति के दौर में पहुंच गया। गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने की इस नाकाम कोशिश में सरकार को $1 मिलियन तक के नोट छापने पड़ गए थे। और इस पूरी तबाही का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था 79.6 बिलियन प्रतिशत। जी हां, 2008 के आंकड़ों के मुताबिक जिम्बाब्वे की मुद्रास्फीति दर लगभग 79 अरब प्रतिशत तक पहुंच गई थी। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हमारा दिमाग शायद ही प्रोसेस कर पाए। इसकी मानवीय कीमत ये थी कि लोगों को रोजमर्रा का सामान, जैसे सिर्फ एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों की भारी भरकम गड्डियां बोरियों में भरकर बाजार ले जानी पड़ती थी। करेंसी की कोई औकात नहीं बची थी, वो महज रद्दी कागज का ढेर बन चुकी थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि महज कागज के टुकड़ों पर शाही छापने से कभी भी असली संपत्ति नहीं बनती। यही वजह है कि हमारा आरबीआई अर्थव्यवस्था को वेनेजुएला या जिम्बाब्वे जैसी तबाही से बचाने के लिए मुद्रा के प्रचलन को कड़ाई से सीमित रखता है। ये सब बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए है। लेकिन जाते जाते ये पूरा मुद्दा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है कि अगर मशीन से कागज छापकर समाज में अमीरी नहीं लाई जा सकती, तो फिर एक राष्ट्र अपनी असली संपत्ति और समृद्धि का निर्माण कैसे करता है? क्या ये हमारे इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी या कड़ी मेहनत में छिपा है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।